नमस्कार। आज हम असम की बात करने वाले हैं और यकीन मानिए वहाँ जो कुछ हो रहा है वो किसी पहेली से कम नहीं है। एक ही राज्य में एक ही सरकार एक तरफ एक सदियों पुरानी सामाजिक परंपरा को गलत बताकर उस पर बैन लगा रही है, तो दूसरी तरफ एक और सदियों पुरानी परंपरा को संस्कृति कहकर बचाने के लिए नया कानून ला रही है। बिल्कुल, ये जो विरोधाभास है यही आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। देखिए, ये सिर्फ विरोधाभास नहीं है, ये एक राज्य की अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करने की कोशिश है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स हैं वे दिखाते हैं कि असम इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। ये फैसले सिर्फ कानून नहीं हैं, ये इस सवाल का जवाब देने की कोशिश है कि 21वीं सदी में एक असमी होने का मतलब क्या है। बिल्कुल, तो चलिए इस पहेली के पहले हिस्से को उठाते हैं जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, बहुविवाह पर प्रतिबंध। हाँ। असम विधानसभा ने हाल ही में एक बिल पास किया है जो पॉलीगैमी यानी बहुविवाह को एक दंडनीय अपराध बनाता है। हाँ, और इस पर आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि बहुविवाह के भी दो प्रकार होते हैं। अच्छा। एक होता है पॉलिजिनी, मतलब पॉलिजिनी जब एक पुरुष की एक से ज्यादा पत्नियां हों, और दूसरा है पॉलीएंड्री, यानी पॉलीएंड्री जब एक महिला के एक से ज्यादा पति हों। तो असम का कानून किस पर केंद्रित है? असम का जो नया कानून है उसका फोकस मुख्य रूप से पॉलीजिनी पर है, क्योंकि वहां यही प्रथा ज्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ कुछ आंकड़े हैं जो कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मतलब NFHS 5 के मुताबिक असम में बहुविवाह की दर में कमी तो आई है, लेकिन ये आज भी समाज का एक हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, ये किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है। सही कहा। सर्वे बताता है कि हिंदुओं और दूसरे समुदायों में भी ये प्रथा मौजूद है। और एक और बात जो मुझे बहुत ही चौंकाने वाली लगे। कौन सी? सर्वे के अनुसार भारत में बहुविवाह की सबसे ज्यादा दर असम में नहीं बल्कि मेघालय के जयंतिया हिल्स में है। हाँ, और वो एक मात्र सत्तात्मक यानी मेट्रिलिनियल समाज है। अरे वाह, ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है ना? मतलब हम अक्सर बहुविवाह को सीधे सीधे पितृसत्ता से जोड़कर देखते हैं। हाँ। कि ये पुरुषों के प्रभुत्व का प्रतीक है। लेकिन ये आंकड़ा तो बताता है कि इसका संबंध सामाजिक संरचना से कहीं ज्यादा गहरा और जटिल है। हाँ। चाहे वो मातृसत्तात्मक ही क्यों ना हो। हाँ। ये पूरी बहस को एक नया एंगल देता है। बिल्कुल, ये दिखा रहा है कि परंपराएं कितनी पेचीदा होती हैं। खैर, वापस असम के बिल पर आते हैं। हाँ, तो इसके प्रावधान क्या है? इसके प्रावधान काफी सख्त हैं। बहुविवाह करने पर 7 साल तक की कैद हो सकती है। 7 साल? हाँ, और अगर किसी ने अपनी पहली शादी को छुपाकर दूसरी शादी की, जिसे कानून की भाषा में कंसील्ड मैरिज कहते हैं, तो सजा 10 साल तक हो सकती है। और इसमें पीड़ित के लिए भी कुछ सोचा गया है? हाँ, इसमें पीड़ित पत्नी के लिए मुआवजे का भी प्रावधान है, जो एक जरूरी कदम है। लेकिन इस कानून का एक और पहलू है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? वो है इसका अपवाद। अच्छा, आप छठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल वाले इलाकों की बात कर रहे हैं? सही पकड़ा। ये कानून छठी अनुसूची के तहत आने वाले स्वायत्त क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, जैसे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन और कार्बी एंगलोंग। बिल्कुल। इसके पीछे तर्क ये है कि इन इलाकों में कई स्वदेशी जनजाति समुदाय रहते हैं जिनकी अपनी सांस्कृतिक प्रथाएं और पारंपरिक कानून हैं। तो सरकार उन प्रथाओं में सीधे दखल नहीं देना चाहती। हाँ, क्योंकि कुछ समुदायों में बहुविवाह उनकी परंपरा का हिस्सा रहा है। तो एक ही राज्य में आप देखिए 2 अलग-अलग नियम। तो सरकार का कहना है कि ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब UCC लाने की तैयारी का भी एक हिस्सा है। जी। इसके साथ ही निकाह हलाला और मुता मैरिज जैसी प्रथाओं पर भी बैन लगाने की बात चल रही है। जी, और ये दोनों प्रथाएं भी काफी विवादित रही हैं। मुत्ता मैरिज एक तरह का आप कह सकते हैं कि अस्थायी विवाह है। अस्थायी? हाँ, जो एक तय समय के लिए होता है और समय पूरा होते ही अपने आप खत्म हो जाता है। वहीं निकाह हलाला की प्रक्रिया और भी ज्यादा जटिल है। उससे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक महिला का तलाक हो गया और बाद में उसे और उसके पूर्व पति को अपनी गलती का एहसास होता है और वे फिर से साथ आना चाहते हैं। लेकिन इस प्रथा के तहत वो सीधे ऐसा नहीं कर सकती। महिलाओं को पहले किसी दूसरे आदमी से शादी करनी पड़ती है, उस शादी को पूरा करना होता है और फिर उससे तलाक लेने के बाद ही वो अपने पहले पति से दोबारा निकाह कर सकती है। बिल्कुल।
और कई लोग इसे महिलाओं के लिए बेहद अपमानजनक मानते हैं। समझ गई। तो सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण के नाम पर एक सदियों पुरानी सामाजिक प्रथा पर रोक लगा रही है, लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हम देखते हैं कि यही सरकार एक दूसरी सदियों पुरानी परंपरा को संस्कृति के नाम पर बचाने के लिए नया कानून ला रही है। आप भैंसों की लड़ाई मौजूज की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मोहजूज। और यहीं पर वो प्रकृति बनाम संस्कृति, मतलब नेचर वर्सेस कल्चर वाली क्लासिक बहस शुरू हो जाती है। प्रकृति बनाम संस्कृति। हाँ, अगर आप प्रकृति के नजरिए से देखें तो भैंसें शांत और यहाँ तक कि डरपोक जानवर होते हैं। उन्हें लड़ने के लिए उकसाना या उन्हें भूखा प्यासा रखना ताकि वे ज्यादा आक्रामक हों, ये सब उनके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ है। मतलब अप्राकृतिक है। हाँ, प्राकृतिक है। लेकिन संस्कृति का तर्क भी तो अपनी जगह बहुत मजबूत है। लोगों के लिए ये सिर्फ जानवरों की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल नहीं। संस्कृति के नजरिए से मोजूज माघ बिहू उत्सव का एक अभिन्न अंग है। ये अहोम साम्राज्य के समय से चली आ रही एक परंपरा है। मतलब सदियों से। हाँ, लोगों के लिए ये उनकी विरासत, उनकी पहचान और सामुदायिक उत्सव का प्रतीक है। इसे खत्म करना मतलब उनकी जड़ों पर हमला करने जैसा है। तो जाहिर है पेटा और दूसरे पशु अधिकार समूह इसका पुरजोर विरोध कर रहे होंगे। कर रहे हैं। उनका तर्क सीधा है, ये जानवरों के प्रति क्रूरता है और ये संविधान के अनुच्छेद 51 AG का भी उल्लंघन है, जो कहता है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो जीवों के प्रति दया का भाव रखे। और ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के भी खिलाफ जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर कहानी में एक कानूनी पेच है। अच्छा। और वो आता है तमिलनाडु के जल्लीकट्टू मामले से। जल्लीकट्टू। हाँ। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ए नागराजा केस में जल्लीकट्टू पर पशु क्रूरता के आधार पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन इसके बाद तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर उतर आए। मुझे याद है, वो बहुत बड़ा आंदोलन बन गया था। हाँ? और जन भावनाओं को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने अपने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में संशोधन किया और कुछ सख्त नियमों और शर्तों के साथ जल्लीकट्टू की इजाजत दे दी। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया होगा। बिल्कुल। और 2023 में एक संवैधानिक बेंच ने तमिलनाडु के उस संशोधन को बरकरार रखा। कोर्ट ने माना कि अगर राज्य सरकार ये साबित कर पाती है कि कोई प्रथा उसकी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है, तो उसे विनियमित तरीके से जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। अच्छा। और यही फैसला अब असम के मोहजूज कानून के लिए एक मजबूत कानूनी ढाल बन गया है। लेकिन क्या ये थोड़ी फिसलन वाली ढलान नहीं है? मतलब? मेरा मतलब है, कल को कोई भी समूह अपनी किसी भी प्रथा को सांस्कृतिक विरासत बताकर कानूनी संरक्षण मांग सकता है, चाहे वो पर्यावरण या किसी और लिहाज से कितनी भी समस्याग्रस्त क्यों ना हो। इसकी सीमा कौन तय करेगा? ये बहुत ही वैलिड सवाल है और इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। यही वो ग्रे एरिया है जहां कानून, संस्कृति और नैतिकता की लड़ाई होती है। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि अदालतें केस टू केस बेसिस पर ही फैसला करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ सामाजिक सुधार, दूसरी तरफ सांस्कृतिक संरक्षण। अब चर्चा को एक और महत्वपूर्ण प्रतिबंध की ओर ले चलते हैं। जी। असम सरकार ने सभी प्रकार के जिहादी साहित्य पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि सरकार का निशाना जिहाद शब्द के मूल इस्लामी अर्थ पर नहीं है, जिसका मतलब आत्म सुधार के लिए संघर्ष करना होता है। सही। सरकार का लक्ष्य उस विकृत और कट्टरपंथी व्याख्या पर है जिसका इस्तेमाल युवाओं को गुमराह करने और हिंसा के लिए उकसाने में किया जाता है। तो लक्ष्य उस साहित्य को रोकना है जो नफरत और हिंसा को बढ़ावा देता है। हाँ, निर्दोष लोगों के खिलाफ। और इस बैन का दायरा काफी बड़ा रखा गया है ना? बहुत बड़ा। मतलब इसे साहित्य को छापना, उसे फैलाना, बेचना, अपने पास रखना या डिजिटल रूप में स्टोर करना सब कुछ अपराध माना जाएगा। और खास तौर पर JMB और ABT जैसे संगठनों से जुड़े साहित्य पर नजर है। बिल्कुल। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, इसके लिए भारतीय न्याय संहिता मतलब BNS और UAPA जैसे कड़े कानूनों का सहारा लिया गया है। और सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है इस पर? उनका ऑफिशियल स्टैंड ये है कि इसका मकसद युवाओं को कट्टरपंथ के अंधेरे रास्ते पर जाने से बचाना है, ताकि राज्य का पूरा ध्यान विकास और प्रगति पर लगा रहे। चलिए अब इन विवादों, बहसों और प्रतिबंधों से थोड़ा हटकर बात करते हैं। हाँ, कुछ सकारात्मक खबरें भी हैं। हाँ, क्योंकि असम से कुछ बहुत ही पॉजिटिव और प्रेरणा देने वाली खबरें भी हैं। जी। सबसे पहले असम का गैंडा संरक्षण मॉडल। ये तो बहुत सफल रहा है। इतना सफल कि केरल जैसा राज्य भी इसे सीखने और अपनाने के लिए असम की तरफ देख रहा है। और ये वाकई एक शानदार सफलता की कहानी है। इस मॉडल के 4 मुख्य स्तंभ हैं। 4 स्तंभ? हाँ, और पहला और सबसे अनोखा है कुमकी हाथी का इस्तेमाल। कुमकी हाथी, ये क्या होते हैं? सोचिए,
एक विशाल जंगली हाथी या कोई और जानवर गुस्से में गांव की तरफ बढ़ रहा है और उसे रोकने के लिए कोई इंसान नहीं बल्कि एक और विशाल लेकिन प्रशिक्षित और समझदार हाथी आता है। अच्छा। ये होते हैं कुमकी। ये एक तरह से जंगल के अनुभवी बॉडीगार्ड हैं जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए स्थिति को संभाल लेते हैं और भटके हुए जानवर को वापस जंगल की तरफ धकेल देते हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। मतलब पारंपरिक ज्ञान का आधुनिक समस्या के लिए इस्तेमाल। बिल्कुल। दूसरा स्तंभ है प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग। प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग मतलब जानवरों के अपने इलाके से बाहर निकलने का इंतजार नहीं करना। एक निगरानी प्रणाली है जो लगातार ट्रैक करती है और जैसे ही कोई जानवर अपनी सीमा के पास आता है, टीम हरकत में आ जाती है। तो ये सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है? नहीं, ये समस्या को होने से पहले ही रोक देना है। मुझे लगता है कि ज्यादातर जगहों पर यही चीज मिसिंग होती है। हम हमेशा घटना होने के बाद रिएक्ट करते हैं। सही बात। तीसरा स्तंभ है ट्रैंकुलाइजेशन पर निर्भरता कम करना। जानवरों को बेहोश करने वाली दवा। हाँ, उसका इस्तेमाल सिर्फ आखिरी उपाय के तौर पर किया जाता है। और चौथा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है सामुदायिक भागीदारी। स्थानीय लोगों को शामिल करना। बिल्कुल। निगरानी और सूचना प्रणाली में स्थानीय गांवों को शामिल किया गया है। इससे जानकारी तुरंत मिलती है और स्थानीय लोग भी खुद को इस संरक्षण के प्रयास का हिस्सा महसूस करते हैं। ये सुनना कितना अच्छा लगता है। और भी कुछ छोटी छोटी पहलें हैं जिनके बारे में हमें पता चला, जैसे प्रेरणा योजना। हाँ, ये कक्षा 10 के छात्रों के लिए है। हाँ, ये एक अच्छी स्कीम है। इसके तहत छात्रों को पढ़ाई से जुड़ी सामग्री जैसे किताबें या स्टेशनरी खरीदने के लिए 4 महीने तक 300 रुपये प्रति माह का वजीफा दिया जाएगा, ताकि छोटी मोटी आर्थिक तंगी किसी की पढ़ाई में रुकावट ना बने। बिल्कुल। इसके अलावा पोबेतोरा वन्यजीव अभयारण्य में कई दुर्लभ प्रवासी पक्षियों का दिखना भी एक अच्छी खबर है। हाँ, ये एक स्वस्थ इकोसिस्टम का संकेत है। और एक और दिलचस्प पहल फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर जादव पायेंग ने की है। हाँ, उन्होंने मॉनिटर छिपकली पर एक किताब का विमोचन किया है। मॉनिटर छिपकली। ये बहुत जरूरी काम है। मॉनिटर छिपकली जैसे सरीसृप अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं या लोग उनसे डरते हैं, लेकिन वे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये किताब उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण की बात करती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं, इन सब का मतलब क्या निकलता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि असम एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां वो परंपरा और आधुनिकता के बीच अपना खुद का एक रास्ता बनाने की बहुत जटिल कोशिश कर रहा है। वो अपना एक नया रूल बुक लिख रहा है कि भविष्य में उसे कैसा समाज बनना है। आपने बहुत सही कहा। कुछ पुरानी प्रथाओं को महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार के नाम पर खत्म किया जा रहा है, तो कुछ को संस्कृति और विरासत के नाम पर संरक्षित किया जा रहा है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक अंतिम विचार मैं यहाँ रखना चाहूंगा। बताइए। हमारे स्रोतों में एक और लंबित और बेहद विवादास्पद मामले का भी जिक्र है, जिस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अच्छा। ये असम के 6 समुदायों को एक नई एसटी वैली कैटेगरी बनाकर अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से जुड़ा है। ओह, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, और इसका कुछ मौजूदा जनजातीय समूह पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनके अधिकारों संसाधन बढ़ जाएंगे। मतलब पहचान की एक और परत, एक और बहस। हाँ, और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी और मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। और वो सवाल क्या है? जब कोई राज्य एक ही समय में सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक सुधार और पारिस्थितिकी संरक्षण को संतुलित करने की कोशिश कर रहा हो, तो ये कैसे तय होता है कि किन परंपराओं की रक्षा की जाए और किन पर प्रतिबंध लगाया जाए? और सबसे बड़ा सवाल, ये फैसला करने का अधिकार आखिर है किसका?